नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 13 बैंकिंग इन इंडिया पे चर्चा करेंगे। बैंकिंग एक ऐसा शब्द है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल गया है। एटीएम, यूपीआई, लोन, ईएमआई ये अब बस शब्द नहीं है, हमारी आदतें हैं। पर कभी सोचा है कि ये जो पूरा सिस्टम है जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं, इसकी नींव कैसे रखी गई? इसकी कहानी क्या है? बिल्कुल। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू होती है 19वीं सदी से, जब बैंक आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। हाँ, तब उनका जो मुख्य काम था वो था व्यापारियों को उनके माल इन्वेंट्री को गिरवी रखकर कर्ज देना। जैसे कोई किराना व्यापारी हो? हाँ बिल्कुल। यूँ समझिए कि कोई किराना व्यापारी है, उसे अपना धंधा बढ़ाना है, तो वो अपनी दुकान में रखे चावल दाल के बोरे गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता था। अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक उसकी दुकान का सामान जब्त कर लेगा। सीधा हिसाब था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने घर और जमीन यानी रियल एस्टेट के लिए भी लोन देना शुरू कर दिया होगा। सही, वो तो आज भी होता है। पर आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसमें एक बिल्कुल नई चुनौती है। मान लीजिए कोई एआई स्टार्टअप है जिसका सबसे बड़ा एसेट कोई टैंजिबल चीज नहीं बल्कि उसका आइडिया है। अगर वो स्टार्टअप फेल हो जाए तो बैंक क्या जब्त करेगा? आप किसी के दिमाग में चल रहे आइडिया को तो कब्जे में नहीं ले सकते हैं ना। यही तो 21वीं सदी के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल है। पहले की दुनिया में कोलैटरल गिरवी रखने वाली चीज टैंजिबल होती थी। आप उसे छू सकते थे, बेच सकते थे। हाँ। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में सबसे कीमती चीज इनटैंजिबल है। और वो आइडिया अगर कंपनी के डूबने के बाद बाजार में बेकार हो जाए तो बैंक के हाथ खाली। तो आज की चर्चा इसी पर होगी। हाँ, आज की हमारी इस चर्चा में हम बैंकिंग की इन्हीं बुनियादी बातों से लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज की उस दुनिया को समझेंगे जो कहीं ना कहीं इस नई चुनौती का जवाब बनकर उभरी हैं। चलिए तो फिर इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। भारत में बैंकिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो अंग्रेज अपने साथ लेकर आए 17वीं सदी में। हाँ, एक विदेशी विचार जो आज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और कमाल की बात है कि देखिए इन 300 सालों में हम कहाँ पहुंच गए हैं। बिल्कुल। वो जो 17वीं सदी में एक विदेशी कॉन्सेप्ट था, आज भारतीय बैंकिंग सेक्टर को दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सोच का एक बड़ा बदलाव है, जिसे हम 4 मुख्य स्तंभों में समझ सकते हैं। ओके, तो इन पर एक एक करके बात करते हैं कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ। पहला स्तंभ है कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज। मुझे याद है मेरे पापा बताते हैं कि पहले बैंक जाना एक पूरे दिन का काम होता था। पासबुक में एक एंट्री कराने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। सही बात है। और बैंक कर्मचारी जैसे ग्राहक पर कोई एहसान कर रहे हो। एग्जैक्टली। और आज देखिए बैंक आपके घर पर है, आपकी जेब में है। मोबाइल ऐप पर एक क्लिक से स्टेटमेंट मिल जाता है। वीडियो केवाईसी के जरिए आप घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। इसने बैंक को एक डर की जगह से एक सुविधा की जगह बना दिया है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। पहले अगर किसी को छोटा सा भी लोन लेना होता था तो इतनी कागजी कार्रवाई होती थी कि आम आदमी हिम्मत ही हार जाता था। फाइलों का पहाड़ बन जाता था। हाँ, सही बात है। और अब प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है कि बैंक खुद आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स के मैसेज भेजते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। कहते हैं कि बस एक ओटीपी डालिए और पैसे आपके अकाउंट में। इसी सिंप्लीफिकेशन ने क्रेडिट यानी कर्ज को समाज के बड़े तबके तक पहुंचाया है। तीसरा स्तंभ तो शायद भारतीय मध्य वर्ग का सबसे पसंदीदा है, अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हाँ, आज भी हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए एफडी से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश कुछ नहीं है। शेयर बाजार के सारे उतार चढ़ाव के बीच एफडी उन्हें एक मानसिक शांति देता है। और चौथा स्तंभ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमलीनेस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पर्सनल लोन। मान लीजिए घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या बच्चे की फीस भरनी है। हाँ, पहले इसके लिए दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ता था या साहूकार के पास जाना पड़ता था। आज अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो पर्सनल लोन कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स असल में एक ही कहानी बताते हैं, बैंकिंग का आम आदमी के जीवन से जुड़ना। इन बदलावों ने उसे सबका बैंक बना दिया। एकदम सही कहा आपने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बैंक बड़े और नियम कानूनों में बंद रहे थे, तब बाजार में एक और खिलाड़ी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था।
NBFCs। जी, NBFCs। हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अक्सर लोगों को लगता है कि NBFCs और बैंकों में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आखिर ये होती क्या है और ये बैंकों से अलग कैसे हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी है। अगर बैंक आपका एक ऑलराउंडर फैमिली डॉक्टर है जो आपकी हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज करता है, तो NBFC एक स्पेशलिस्ट है। जैसे कोई हार्ट सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट, वो किसी एक खास काम में माहिर होता है। अच्छा। लेकिन इनका जो सबसे बुनियादी और तकनीकी अंतर है वो एक ही है, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऐसा जमा पैसा जिसे आप मांगते ही तुरंत निकाल सकें, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा। ओके। आप ATM जाके उसे कभी भी निकाल सकते हैं। बैंक आपको ये सुविधा देने के लिए बाध्य है। NBFCs वो ये सुविधा नहीं दे सकती। वो आपसे एक तय समय के लिए पैसा ले सकती हैं, जैसे FD की तरह, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती। यही लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, तो मतलब बजाज फिनसर्व जिससे हम फोन या फ्रिज EMI पे लेते हैं, या मुथूट फाइनेंस जहां लोग सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं, ये सब NBFCs हुई है ना? बिल्कुल। मैं इनसे लोन तो ले सकती हूँ, पर इनके साथ अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकती। बिल्कुल सही। और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी भी है और चुनौती भी। ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, मतलब इनमें बहुत विविधता है। जैसे? कोई सिर्फ गाड़ियों के लिए लोन देता है, जिसे हायर परचेज कहते हैं। कोई बड़ी कंपनियों को मशीनें किराए पर देता है, मतलब लीजिंग। कोई छोटे उद्योगों को लोन देता है, तो कोई घर बनाने के लिए पैसा देता है। ओके। इनका मूल काम है सीधे या इनडायरेक्टली जनता से पैसा उठाना और फिर जिन्हें जरूरत है उन्हें कर्ज के रूप में देना। ये अक्सर वो काम करते हैं जहां पारंपरिक बैंक पहुंचने में हिचकिचाते हैं। और यहाँ पे शायद हमारा वो शुरू वाला सवाल भी जुड़ता है। जी। आइडिया को कौन फंड करेगा? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये NBFCs ही हैं जो अक्सर उन आइडिया बेस्ड स्टार्टअप्स या छोटे बिजनेस को फंडिंग देने का जोखिम उठाती हैं, जहां पारंपरिक बैंक कोलैटरल ना होने की वजह से पीछे हट जाते हैं। अच्छा, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इन NBFCs में भी कितनी किस्में हैं। जी। इन्हें मोटे तौर पे 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक वो जो जनता से पैसा जमा करती हैं, जिन्हें डिपॉजिट टेकिंग NBFCs यानी NBFC-D कहते हैं, और दूसरी वो जो ऐसा नहीं करती, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs यानी NBFC-ND। जी। और जैसे ही जनता से पैसा जमा करने की बात आती है, RBI की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। एक रेगुलेटर की तरह। हाँ, RBI यहाँ एक बहुत सख्त रेगुलेटर की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी बोर्ड लगाकर लोगों से पैसे जमा करना शुरू कर दे। अगर किसी NBFC को जनता से डिपॉजिट लेना है, तो उसे RBI के साथ रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शर्तें हैं? कोई भी कर सकता है? नहीं, इसके लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। पहली, वो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। और दूसरी, उसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए का नेट ओन्ड फंड यानी NOF होना चाहिए। सिर्फ 2 करोड़? ये रकम आज के जमाने में थोड़ी कम नहीं लगती? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये सीमा काफी समय से चली आ रही है और समय समय पर इसे बढ़ाने की बात भी होती है। हालांकि RBI सिर्फ इस एक आंकड़े पर निर्भर नहीं रहता, वो लगातार इन कंपनियों की जांच करता रहता है। लेकिन हाँ, ये एक बहस का मुद्दा जरूर है। वैसे कुछ ऐसी भी तो वित्तीय कंपनियां हैं जो NBFC जैसा ही काम करती हैं, पर सीधे RBI के दायरे में नहीं आती। हाँ, ये एक जरूरी बात है। हमारे देश में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो घर के लिए लोन देती हैं। हाँ, उन्हें नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI रेगुलेट करता है। और चिट फंड्स, हाँ, चिट फंड्स जो छोटे शहरों में बहुत लोकप्रिय हैं, वो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अनुमानों के अनुसार भारत में चिटफंड इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 35,000 करोड़? जी, ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के समानांतर चलने वाली एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। कमाल है। चलिए उन NBFCs पर वापस आते हैं जो जनता से पैसा लेती हैं। RBI ने उनके लिए क्या नियम बनाए हैं? यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि RBI के नियम उन्हें क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है की एक लिस्ट देते हैं। अच्छा। ताकि आम निवेशक के हितों की रक्षा हो सके। बिल्कुल। तो सबसे पहली पाबंदी ये 12 महीने से कम या 60 महीने से ज्यादा के लिए डिपॉजिट नहीं ले सकते। मतलब 1 साल से कम या 5 साल से ज्यादा की FD जैसी कोई स्कीम इनमें नहीं चल सकते। सही। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की,
ये सेविंग या करंट अकाउंट जैसे डिमांड डिपॉजिट्स नहीं खोल सकती। और ब्याज दरों के बारे में क्या ये बैंकों से ज्यादा ब्याज देकर ग्राहकों को लुभा सकती हैं? नहीं, आरबीआई एक ऊपरी सीमा तय कर देता है, ये एनबीएफसीज उससे ज्यादा ब्याज नहीं दे सकती। अच्छा। मकसद यही है कि कंपनियां बहुत ज्यादा जोखिम भरे वादे करके लोगों का पैसा इकट्ठा ना करें। एक और दिलचस्प नियम है, क्या? ये ग्राहकों को डिपॉजिट के बदले कोई तोहफा या इंसेंटिव नहीं दे सकती। मतलब वो एफडी के साथ टोस्टर फ्री वाली स्कीम यहां नहीं चलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हमारा पैसा अगर हम किसी एनबीएफसी में जमा करते हैं, क्या वो सुरक्षित है? जी, ये सबसे जरूरी बात है जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए। बैंकों में हमारा 5 लाख तक का जमा DICGC द्वारा बीमित होता है। हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जी, मतलब अगर बैंक डूब भी जाए तो सरकार की गारंटी है कि आपको 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएंगे। लेकिन एनबीएफसीज में जमा पैसा इंश्योर्ड नहीं होता। क्या? हाँ, और आरबीआई भी पैसे की वापसी की कोई गारंटी नहीं देता। मतलब अगर कोई एनबीएफसी डूब गई तो हमारा सारा पैसा डूब सकता है? जी हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। आरबीआई सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करता है, लेकिन आपके पैसे की गारंटी नहीं लेता। इसीलिए आरबीआई हमेशा कहता है कि किसी भी एनबीएफसी में निवेश करने से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग और सारी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें। ज्यादा रिटर्न के साथ हमेशा ज्यादा रिस्क जुड़ा होता है। तो इन सब आंकड़ों और नियमों का हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? इन एनबीएफसीज की अहमियत कितनी है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो आज एनबीएफसीज एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी हैं। हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनबीएफसीज द्वारा उद्योग और रिटेल जैसे क्षेत्रों को दिया गया कर्ज 15.75 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। 15 लाख करोड़ से ज्यादा? जी, ये रकम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मतलब हमारे देश के बड़े बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई द्वारा दिए गए कुल कर्ज से लगभग बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितने बड़े हो चुके हैं। अविश्वसनीय। मतलब ये एक तरह से पैरेलल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। हाँ। और ये भी बताया गया है कि पेंडेमिक के बाद इन्होंने जबरदस्त वापसी की है ना? बिल्कुल, पैंडेमिक के दौरान ये चिंता थी कि बहुत सारे लोन खराब हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। इनके बैड लोन्स यानी जीएनपीए जून 2021 में 7.2% के शिखर पे पहुंच गए थे। काफी ज्यादा था ये तो। हाँ, लेकिन वहां से इन्होंने शानदार रिकवरी की है और अब ये गिरकर सिर्फ 2.7% पर आ गए हैं। ये इनकी मजबूती और रेजिलियंस को दिखाता है। और इनकी वित्तीय सेहत का क्या इनके पास भविष्य के झटकों को सहने की ताकत है? हाँ, और इसका सबसे अच्छा पैमाना है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी CRAR। CRAR? ये दिखाता है कि एक कंपनी ने अपने रिस्क की लोन के मुकाबले कितनी पूंजी अलग रखी है। आरबीआई के नियम के अनुसार ये 12 से 15% होना चाहिए, लेकिन फिलहाल एनबीएफसीज का औसत CRAR 26.6% है। 26%? ये तो जरूरत से लगभग 2 गुना है। जी, इसका मतलब है कि उनके पास किसी भी संभावित नुकसान को झेलने के लिए एक बहुत मजबूत कुशन है। ये इतना ज्यादा क्यों है? ये 2018 के IL&FS संकट से सीखा गया एक सीधा सबक है। उस संकट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। उसके बाद आरबीआई और खुद एनबीएफसीज ने भी जोखिम से बचने के लिए मजबूत दीवारें खड़ी की हैं। अच्छा, सोर्स में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस का भी जिक्र है, जैसे 3 तरह की एनबीएफसीज को मिलाकर एक नई कैटेगरी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बना दी गई। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इसका मकसद रेगुलेशन को आसान और तर्कसंगत बनाना था। पहले क्या था कि एसेट फाइनेंस कंपनी के लिए नियम था कि उसके 60% एसेट्स फिजिकल सामान की फाइनेंसिंग में होने चाहिए। जिड था। ओके। अब एनबीएफसी आईसी बनाने से आरबीआई ने कहा कि हम कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि उसके काम यानी एक्टिविटी के आधार पर रेगुलेट करेंगे। अब एक ही कंपनी बिना किसी रुकावट के लोन भी दे सकती है और निवेश भी। इससे उनके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आज हमने बैंकिंग की बुनियादी बातों से लेकर एनबीएफसीज की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि वो क्या है, उन्हें कौन नियंत्रित करता है और हमारी अर्थव्यवस्था में उनकी कितनी बड़ी और बढ़ती हुई भूमिका है। जी, एक छोटे खिलाड़ी से शुरू होकर ये एक तरह से समानांतर बैंकिंग प्रणाली बन गए हैं, जो उन ग्राहकों और क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं जहां पारंपरिक बैंक कभी-कभी नहीं पहुंच पाते थे। और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जानते हुए कि उनके डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं है और वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं, भविष्य में रेगुलेटर उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े सिस्टमिक रिस्क को मैनेज करने के बीच
संतुलन कैसे बनेगा? सही बात है। क्योंकि अगर आज कोई बड़ी एनबीएफसी फेल होती है तो उसका असर सिर्फ उसके निवेशकों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। विचार करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब भी आरबीआई का नाम सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? नोट छापना, बैंकों का बॉस, लोन महंगा होगा या सस्ता, मतलब हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का एक तरह से रिमोट कंट्रोल। बिल्कुल। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसके बनने की कहानी भी आप देखें तो बहुत दिलचस्प है। ये 20वीं सदी की शुरुआत के बैंकिंग संकट से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, तब दुनिया को महसूस हो रहा था कि एक सेंट्रल बैंकिंग बॉडी की जरूरत है। मतलब एक तरह से जब सब तरफ फाइनेंशियल केओस था तब एक बड़े की जरूरत महसूस हुई जो सब कुछ संभाल सके। तो हमारे यहाँ ये बड़ा कब और कैसे आया? भारत में आरबीआई की स्थापना हुई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। ओके। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसका ऑफिस कलकत्ता में था, जो बाद में 1937 में बॉम्बे मतलब अब मुंबई शिफ्ट हो गया। और ये भी तो है कि शुरू में ये एक प्राइवेट ओनरशिप वाला बैंक था। हाँ, जैसे कोई भी दूसरा बैंक होता है। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज़ादी के बाद मिड 1940s में एक गवर्नमेंट ओन्ड सेंट्रल बैंक का विचार जोर पकड़ने लगा और फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन। और उसके बाद ये सिर्फ एक बैंक नहीं रह गया था, इसके काम और जिम्मेदारियां वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। तो चलिए इसके कामों को एक एक करके अनपैक करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी काम, मॉनेटरी अथॉरिटी। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी महंगाई को काबू में रखना। ठीक है। ताकि देश का विकास भी होता रहे। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। और पहले ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI पर ज्यादा ध्यान देते थे, पर अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI पर। हाँ, अब CPI-C इनका मुख्य टारगेट है, और ये एक जरूरी बदलाव था। क्यों? मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या फर्क पड़ता है? देखिए, WPI देखता है होलसेल कीमतों को, फैक्ट्री के गेट पर क्या दाम है। अच्छा। पर हम और आप उस दाम पर तो सामान नहीं खरीदते। हाँ। CPI सीधे उन चीजों के दाम नापता है जो हमारी जेब पर असर डालते हैं। मतलब वो टमाटर, प्याज, पेट्रोल के दाम। एग्जैक्टली, जो सीधे हमारे घर के बजट से जुड़े हैं। इसलिए CPI पर फोकस करना ज्यादा लॉजिकल है। समझ गया। अब दूसरा काम जो शायद सब जानते हैं, करेंसी अथॉरिटी, नोट जारी करना। हाँ, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई ही जारी करता है। 1 रुपए का नोट और सिक्के वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है। पर आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि सर्कुलेशन में अच्छी क्वालिटी के नोट और सिक्के, मतलब फटे पुराने ना हों। हाँ, और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें सर्कुलेशन से हटाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। जैसे घर में मम्मी पुराने फटे हुए कपड़े हटाकर नए लाती हैं, वैसे ही आरबीआई पुरानी गली हुई करेंसी हटाकर नई करेंसी लाता है। आरबीआई सभी बैंकों का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल? हाँ, वो नियम बनाता है जिनके अंदर बैंकों को काम करना होता है। इसका मकसद है बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखना और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करना। मतलब हमारा जो पैसा बैंकों में जमा है वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वही है जिनकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली अपना पैसा बैंक में रख पाते हैं। अब आते हैं चौथे काम पर, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, पाउंड, ये सब। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे फीमा कहते हैं, उसके तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा को मैनेज करता है। क्या क्या आता है इसमें? देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को संभालना, रुपए की एक्सचेंज रेट को स्थिर रखना, और भारत की तरफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करना भी इसी का काम। मतलब जब कोई छात्र बाहर पढ़ने जाता है या हम कोई इंपोर्टेड फोन खरीदते हैं तो उसकी कीमत पर आरबीआई की पॉलिसीज का सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। पांचवा काम है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। अरे ये तो हमारी रोज की जिंदगी है। UPI, गूगल पे, पेटीएम। एग्जैक्टली। इन सभी पेमेंट सिस्टम्स को सुरक्षित और एफिशिएंट बनाना आरबीआई का काम है, ताकि लोगों का डिजिटल पेमेंट्स में विश्वास बना रहे। और ये बहुत तेजी से बदल भी रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सही बात है। छठा काम, बैंकर टू द गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स, मतलब ये सरकार और दूसरे बैंकों का भी बैंक है। हाँ, इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला,
ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस करता है। ओके। दूसरा, ये सभी बैंकों का बैंक है, वो अपने अकाउंट्स आरबीआई के पास रखते हैं। और तीसरा, ये बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब किसी बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो आखिरी उम्मीद के तौर पर आरबीआई के पास आता है। बिल्कुल। तो ये बैंकों का पापा भी है जो मुसीबत में मदद करता है। और आखिरी 7वां फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन। हाँ, कई दूसरे सेंट्रल बैंक्स की तरह आरबीआई सिर्फ रेगुलेट नहीं करता, बल्कि देश के विकास में भी भूमिका निभाता है। कैसे? इसने आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड जैसे कई डेवलपमेंटल बैंक्स को स्थापित करने में मदद की है, ताकि इकोनॉमी के जरूरी सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सके। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एम्पायर ही नहीं है, कोच भी एक तरह से। कह सकते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए तो एक बड़ी टीम और स्ट्रक्चर लगता होगा। कौन चलाता है आरबीआई को? इसका कामकाज एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। ओके। सरकार 4 साल के लिए डायरेक्टर्स को नियुक्त या नामित करती है। इसमें एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, और 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से भी आते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। ये तो काफी बड़ा बोर्ड है। हाँ, और देश भर में आरबीआई के 33 रीजनल ऑफिस भी हैं। और इसकी कुछ अपनी कंपनीज मतलब सब्सिडरीज भी हैं? हाँ, 4 मुख्य सब्सिडरीज हैं। डीआईसीजीसी, जो हमारे बैंक डिपॉजिट को इंश्योर करती है। सही। बीआरबीएनपीएल, जो बैंक नोट छापती है। रीबिट, जो आईटी और साइबर सिक्योरिटी देखती है। ये तो बहुत जरूरी होगा आजकल। बहुत ज्यादा। और आईएफटीएस, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रदान करती है। यहाँ एक और बड़ा बदलाव हुआ है, आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर बदल दिया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दशकों से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून तक चलता था। हाँ। लेकिन 2020 में उन्होंने इसे बदलकर सरकार के फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च के साथ अलाइन कर लिया। इसका फायदा क्या है? इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। बजट प्लानिंग, डिविडेंड ट्रांसफर, सब कुछ ज्यादा सीमलेस हो जाता है। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 2019-20 में आरबीआई के रिजर्व को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच काफी बहस हुई थी। हाँ, ये मुद्दा था कि आरबीआई को अपने मुनाफे या सरप्लस का कितना हिस्सा सरकार को ट्रांसफर करना चाहिए। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। बहुत। इस पर सुझाव देने के लिए बिमल जालान की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने कुछ बहुत ही न्यूआंस्ड सिफारिशें दी। उन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल के 2 हिस्सों, रियलाइज्ड इक्विटी और रिवैल्यूएशन बैलेंसेस के बीच एक स्पष्ट अंतर किया। रियलाइज्ड इक्विटी और रिवैल्यूएशन बैलेंसेस, ये क्या होता है? कोई आसान सा उदाहरण? जरूर। रियलाइज्ड इक्विटी वो पैसा है जो आरबीआई ने सच में कमाया है, जैसे उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब जो प्रॉफिट बचा कर रखा है, की कीमत बढ़ने से सिर्फ कागज पर बढ़ा है। अच्छा, मतलब हकीकत में बिका नहीं है, बस वैल्यू बढ़ गई है। एग्जैक्टली। तो कमेटी ने कहा कि रीवैल्यूएशन बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज बढ़ा है, कल घट भी सकता है। ये तो सही बात है। उन्होंने कंटिंजेंट रिस्क बफर सीआरबी बनाने की सिफारिश की, जो आरबीआई के बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% के बीच होना चाहिए। कंटिंजेंट रिस्क बफर एक तरह का इमरजेंसी फंड, देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क से बचाने के लिए। समझ गया। तो उनका कहना था कि सिर्फ इस बफर को मेंटेन करने के बाद जो अतिरिक्त पैसा बचेगा वही सरकार को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब पहले देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसा अलग रखो जी, उसके बाद जो बचे वो सरकार को दो। बिल्कुल, एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये जो हर 2 महीने में हम सुनते हैं रीपो रेट नहीं बदला, लोन महंगा होगा, ये फैसले कौन और कैसे लेता है? ये फैसले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी लेती है। 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी। तो ये नई चीज है निस्बतन? हाँ, पहले ये फैसले गवर्नर लेते थे, अब ये एक कमेटी लेती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नामित। और आरबीआई गवर्नर? वो इसके चेयरमैन होते हैं और उनके पास टाई होने की स्थिति में कास्टिंग वोट होता है। साल में कम से कम 4 बार इनकी बैठक होना जरूरी है, पर आजकल ये हर 2 महीने में होती है। और इनके कुछ खास स्टांसेस भी होते हैं, जैसे अकोमोडेटिव, हॉकिश
ये क्या है? ये पॉलिसी की दिशा बताते हैं। जैसे न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि ब्याज दरें ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है। आरबीआई अभी देख रहा है। वेट एंड वॉच। हाँ। फिर है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। इसका मतलब है कि अब ब्याज दरें बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। अच्छा, ये तो काफी क्लियर सिग्नल है। बिल्कुल। फिर अकोमोडेटेड स्टांस का मतलब है कि आरबीआई सिस्टम में और पैसा डालेगा ताकि ग्रोथ बढ़े, भले ही महंगाई थोड़ी बढ़ जाए। इसे एक्सपेंशनरी स्टांस भी कहते हैं। और इसका उल्टा? वो होता है कंट्रैक्शनरी स्टांस, जहां सिस्टम से पैसा निकाला जाता है। और एक होता है हॉकिश स्टांस। हॉकिश। इसका मतलब है कि आरबीआई का पूरा ध्यान महंगाई को काबू करने पर है, चाहे इसके लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़े और ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़े। तो ये स्टांसेस एक तरह से फ्यूचर का सिग्नल देते हैं कि आरबीआई क्या सोच रहा है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया आरबीआई को ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, बल्कि एक कमेटी का सामूहिक निर्णय होता है, जो देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली मशीन या बैंकों का रेगुलेटर नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से गार्डियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कैश रिजर्व रेशियो पर चर्चा करेंगे। जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो क्या बैंक उस सारे पैसे को आगे लोन पर दे देता है, या मतलब कुछ अपने पास भी रखता है? नहीं, सारा पैसा लोन पर नहीं दे सकता। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसी की नींव पर पूरी बैंकिंग चलती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे घरों में होता है। मम्मी पापा सारी सैलरी खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसा बुरे वक्त के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं। बैंक भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना? बिल्कुल सही। पर यह सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है, बल्कि ये देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। आरबीआई का काम एक गाड़ी के ड्राइवर जैसा है। अच्छा। हाँ, कभी महंगाई रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, तो कभी ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है। और ये सीआरआर और एसएलआर जैसे टूल्स उसके ब्रेक और एक्सीलरेटर ही हैं। वाह! तो आज हम आरबीआई के इन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे वो ये तय करता है कि बैंकों को कितना पैसा अलग रखना है और वो बाजार में पैसे के बहाव यानी लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। हाँ, और इस पूरी व्यवस्था की नींव फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब बैंक आपकी जमा राशि का सिर्फ एक फ्रैक्शन या छोटा हिस्सा ही रिजर्व में रखते हैं और बाकी पैसा लोन में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए सीआरआर से शुरू करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो कैश है जिसे रिजर्व रखना है। तो ये पैसा बैंक कहाँ रखते हैं, अपने पास या कहीं और? ये पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, और वो भी कैश के रूप में। आरबीआई के पास? जी हाँ, आरबीआई के पास। और सबसे जरूरी बात, इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। कोई ब्याज नहीं? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये उनके लिए एक तरह का डेड एसेट है। अच्छा, और ये कितना रखना होता है? ये उनके कुल एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक निश्चित प्रतिशत होता है। एनडीटीएल मतलब बैंकों के पास जो कुल जमा राशि है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, ये सब मिलाकर। एग्जैक्टली। और शुरुआत में आरबीआई के पास 3% से 15% के बीच सीआरआर तय करने का अधिकार था। अरे, तो ये हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। मैंने सुना है कि एक समय था जब सीआरआर बहुत ज्यादा, करीब 15% तक था। हाँ बिल्कुल था। 90s के दौर में महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने इसे काफी ऊपर रखा था। और फिर इसमें बड़े बदलाव हुए। एक मजेदार प्रयोग भी हुआ था, है ना? हाँ, आप 1999-2000 की बात कर रही हैं। आरबीआई ने सीआरआर पर बैंकों को ब्याज देना शुरू कर दिया था। ब्याज देना शुरू कर दिया था? क्यों? सोचा ये गया था कि शायद इससे बैंक ज्यादा लोन दें और ब्याज दरें कम करें। लेकिन ये स्कीम ज्यादा चली नहीं। और फिर 2007 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, वो सबसे बड़ा बदलाव था। तब आरबीआई ने सीआरआर की निचली सीमा, जो 3% फ्लोर थी, उसे ही खत्म कर दिया। खत्म ही कर दिया? मतलब अब आरबीआई चाहे तो सीआरआर को 3% से भी कम कर सकता है? हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे आरबीआई ने कहा, अब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। ये आरबीआई को ज्यादा ताकत देने के लिए था? बिल्कुल, ताकि वो अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से तुरंत फैसला ले सके। और इसका एक अनोखा इस्तेमाल भी हुआ था फरवरी 2020 में। हाँ, वो एक बहुत ही अनोखा कदम था। उस समय ऑटोमोबाइल, हाउसिंग और एमएसएमई सेक्टर में मंदी थी। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक इन सेक्टर्स को लोन देते हैं, तो उस लोन अमाउंट पर उन्हें सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार हुआ था। कमाल है।
मतलब आरबीआई ने सीधे सीधे बैंकों को वो पैसा इस्तेमाल करने दिया जो उन्हें आरबीआई के पास रखना था। जी, इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ गया। हालांकि एक नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान? उन्हें आरबीआई से मिलने वाला ब्याज जो उस पुरानी स्कीम में मिलता था वो नहीं मिला। अच्छा, वैसे इस सीआरआर में सिर्फ 1% के बदलाव से बाजार में कितना फर्क पड़ता है, कोई अंदाजा है? बहुत बड़ा। फरवरी 2025 के आंकड़ों के हिसाब से सीआरआर में सिर्फ 1% के बदलाव से बाजार में करीब 2.32 लाख करोड़ रुपए का कैश फ्लो प्रभावित होता है। 2.32 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। ठीक है, तो सीआरआर वो पैसा है जो आरबीआई की तिजोरी में बंद है। अब आते हैं एसएलआर पर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये सीआरआर से कैसे अलग है? ये सीआरआर से बहुत अलग है। पहली बात, ये एनडीटीएल का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने ही पास रखना होता है। अपने पास? आरबीआई के पास नहीं? नहीं, अपने ही पास, लेकिन लिक्विड एसेट्स के रूप में। लिक्विड एसेट्स मतलब कैश, सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स जिन्हें G-SECs कहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क ये हुआ कि इस पैसे को बैंक सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा फर्क है। उस निवेश पर उन्हें ब्याज मिलता है। तो ये सीआरआर की तरह डेड एसेट नहीं है। अच्छा, तो इस पर बैंक कमाई करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब एक जमाने में एसएलआर भी बहुत ज्यादा रहा होगा। हाँ, एक समय था जब एसएलआर 32% तक पहुंच गया था 1992 में। 32%? मतलब बैंकों को अपनी जमा का लगभग 1/3 हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में लगाना पड़ता था। जी, और सीआरआर की तरह 2007 में एसएलआर की भी 25% की निचली सीमा मतलब फ्लोर हटा दी गई। तो आरबीआई को यहाँ भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। हाँ, और अब एसएलआर लगातार कम हो रहा है। फरवरी 2025 तक ये 18% पर था। तो एसएलआर कम होने का मतलब है कि बैंकों के पास सरकार को उधार देने की मजबूरी कम हो गई। हाँ, और आम लोगों या कंपनियों को लोन देने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध हो गया। बिल्कुल। नरसिम्हम कमेटी ने यही तो सलाह दी थी कि बैंकों को G-SECs में निवेश करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो एसएलआर का कम होना दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बैंकों को ज्यादा आजादी दे रही है। बिल्कुल सही, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को लोन देकर ग्रोथ बढ़ाएं, न कि सिर्फ सरकार के घाटे को फाइनेंस करें। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। चलिए, अब उन रेट्स की बात करते हैं जो हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद हेडलाइन बनते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये क्या बला है? रेपो रेट को एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक को आज रात 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है। वो आरबीआई के पास जाएगा और अपनी सरकारी सिक्योरिटीज यानी G-SECs गिरवी रखकर 100 करोड़ ले लेगा। ओके। लेकिन एक शर्त पर कि वो कल सुबह इन सिक्योरिटीज को 100 करोड़ और कुछ ब्याज देकर वापस खरीदेगा। अच्छा, वापस खरीदेगा? हाँ, ये जो वापस खरीदने का वादा है इसी को रीपर्चेज ऑप्शन या शॉर्ट में रेपो कहते हैं। और जो ब्याज लगा वही रेपो रेट है। तो ये रेट बहुत जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि बैंकों को पैसा कितना महंगा या सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक भी अपने होम लोन और कार लोन सस्ते कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक रात की बात। अगर बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर LTRO यानी लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन जैसी चीजें आती हैं। LTRO? हाँ, फरवरी 2020 में आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का LTRO अनाउंस किया था। इसमें बैंकों को रेपो रेट पर ही 1 से 3 साल तक के लिए पैसा मिल सकता था। 1 से 3 साल के लिए रेपो रेट पर? जी, इसका मकसद था कि बैंक बिना किसी चिंता के लंबे समय के लिए लोन दें। समझ गई। अब रिवर्स रिपो की बात करते हैं, वो इसका उल्टा होगा? हाँ, रिवर्स रिपो इसका ठीक उल्टा है। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करके ब्याज कमा सकते हैं। लेकिन अब इसकी जगह एक नया टूल आ गया है ना? हाँ, और वो ज्यादा पावरफुल है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDF। ये अप्रैल 2022 में शुरू हुआ। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें आरबीआई बिना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखे बैंकों से पैसा ले सकता है। बिना सिक्योरिटी के? हाँ, ये आरबीआई को बाजार से अतिरिक्त लिक्विडिटी सोखने की, आप कह सकती हैं, असीमित शक्ति देता है। डीमोनेटाइजेशन जैसी स्थिति में ये बहुत काम का टूल है। अच्छा, एक और टर्म है MSF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या है? MSF बैंकों के लिए एक इमरजेंसी खिड़की है। इमरजेंसी खिड़की? हाँ, अगर किसी बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो वो आखिरी उपाय के तौर पर MSF के तहत आरबीआई से उधार ले सकता है। लेकिन ये रेपो रेट से ज्यादा महंगा होता है। मतलब ये एक तरह की पेनल्टी है? बिल्कुल, इसीलिए इसे पीनल रेट भी कहते हैं।
तो CRR, SLR, रेपो रेट, SDF, MSF, RBI के पास तो हथियारों का पूरा जखीरा है। हाँ, और भी हैं। और भी? हाँ, जैसे बैंक रेट, ये आरबीआई की लॉन्ग टर्म लोन की दर है, जिसे अब MSF रेट से जोड़ दिया गया है। ओके। फिर है OMO, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है? जब आरबीआई को बाजार में लिक्विडिटी घटानी या बढ़ानी होती है, तो वो खुले बाजार में सरकारी सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है। ये एक बहुत सीधा और असरदार तरीका है। अच्छा, खरीदने से लिक्विडिटी बढ़ेगी और बेचने से घटेगी। बिल्कुल। फिर एक पूरा सिस्टम है जिसे LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ये कोई एक टूल नहीं, बल्कि रेपो और रिवर्स रेपो, जो अब SDF है, उसका पूरा सिस्टम है जिससे आरबीआई रोजाना लिक्विडिटी मैनेज करता है। और एक और स्पेशल टूल है MSS यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये कब काम आता है? ये 2004 में तब लाया गया था जब भारत में बहुत ज्यादा विदेशी निवेश आ रहा था, उस अतिरिक्त पैसे को सोखने के लिए। वाह, तो ये सब सुन के ये समझ आ रहा है कि आरबीआई का काम कितना जटिल है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। सही कहा आपने। एक तरफ देश की ग्रोथ को रफ्तार देनी है और दूसरी तरफ महंगाई को काबू में रखना है। और इन सब कामों के लिए उसके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और समय के साथ बदलते रहने वाले टूल्स हैं। बिल्कुल। और इन टूल्स का विकास देखें, कड़े और ऊंचे रिजर्व रेशियो से लेकर लचीले और बाजार आधारित रेट्स तक। हाँ, ये भारत की अर्थव्यवस्था के पिछले 30 सालों में खुलेपन और परिपक्व होने की कहानी भी बताता है। ये दिखाता है कि अब हम कमांड एंड कंट्रोल से ज्यादा बाजार की शक्तियों पर भरोसा करते हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बेस रेट पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बेस रेट है क्या। हाँ। आसान भाषा में कहें तो ये वो न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। अच्छा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि लोन के लिए एक फ्लोर प्राइस है। मतलब बैंक इससे कम रेट पर आपको लोन दे ही नहीं सकता किसी भी हालत में। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। इसे 1 जुलाई 2010 को लागू किया गया था और इसने पुराने BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को रिप्लेस किया था। अच्छा, तो BPLR में ऐसी क्या खामी थी कि उसे मतलब बदलना पड़ गया? देखिए, BPLR का मकसद भी लेंडिंग रेट्स में ट्रांसपेरेंसी लाना ही था, लेकिन वो इसमें कह सकते हैं कि फेल हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बैंक BPLR से भी नीचे जाकर लोन दे सकते थे। अरे ये क्या बात फिर हुई? तो बार्गेनिंग शुरू हो जाती होगी। वही तो, ठीक यही होता था। इससे होता ये था कि जो बड़े कॉर्पोरेट बोरोवर थे, वो बैंकों के साथ मोल भाव करके, मतलब बहुत सस्ते में लोन ले जाते थे। और आम आदमी? और आम आदमी को उतना फायदा नहीं मिलता था। इससे आरबीआई के लिए ये समझना भी मुश्किल हो जाता था कि उसकी पॉलिसी रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका असर बाजार तक पहुंच भी रहा है या नहीं। अच्छा, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन कहते हैं। समझ गई। तो बेस रेट सिस्टम को इसी समस्या को ठीक करने के लिए लाया गया था। इसने काम कैसे किया फिर? बेस रेट का मेन रूल था नो लेंडिंग बिलो द बेस रेट। बस एक सीधा सा नियम। ठीक है बैंकों को अपना अपना बेस रेट तय करने की आजादी थी, जी। जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट पर निर्भर करता था। ओ, तो मतलब अलग अलग बैंकों का बेस रेट अलग अलग होता था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अलग अलग बैंकों का बेस रेट अलग अलग होता था। सोर्स के हिसाब से फरवरी 2005 में बैंकों का बेस रेट 9.10 से 10.40% की रेंज में था। तो क्या बेस रेट से सारी समस्याएं हल हो गईं? क्योंकि सोर्सेज में तो 2015-16 के बाद कुछ और नए इनिशिएटिव्स की भी बात है। नहीं, पूरी तरह से नहीं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन की जो समस्या थी वो बनी हुई थी। आरबीआई रेपो रेट कम करता था, लेकिन बैंकों के लोन उतने सस्ते नहीं होते थे। इसलिए 2015-16 के आसपास कई नए कदम उठाए गए। जैसे कि एक तो आरबीआई ने बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल शुरू की, यानी हर 2 महीने में पॉलिसी रिव्यू होगा। ठीक है। फिर उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर इन्फ्लेशन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक ग्लाइड पाथ बनाया गया। और सोर्सेज में CPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन मानने की बात भी है। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों की महंगाई को इन्फ्लेशन का मुख्य पैमाना माना जाएगा। अच्छा। इसी के तहत फरवरी 2015 में सरकार और आरबीआई के बीच एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट क्या था? इसमें क्या खास था? इसमें आरबीआई को इन्फ्लेशन को 4% पर रखने का टारगेट दिया गया, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश थी। ओह, यानी इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच रखना था।
इसके बाद भी सिस्टम में बदलाव हुए क्योंकि सोर्सेज में MCLR का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल हुए, क्योंकि बेस रेट के बाद भी ट्रांसमिशन उतना इफेक्टिव नहीं था। जैसे 2015-16 में आरबीआई ने रेपो रेट 1.25% घटाया, लेकिन बैंकों ने अपना लेंडिंग रेट ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 0.6% ही कम किया। आधे से भी कम। हाँ, इसी गैप को भरने के लिए 1 अप्रैल 2016 से MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट लाया गया। तो ये बेस रेट से कैसे अलग था, मतलब कॉन्सेप्चुअली? MCLR बैंक के फंड जुटाने की मार्जिनल कॉस्ट से जुड़ा था, मतलब हाल ही में लिए गए फंड्स की लागत। ओके। और इसे हर महीने रिव्यू करना जरूरी था। इससे उम्मीद ये थी कि जब आरबीआई अपनी दरें बदलेगा तो बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बदलेगी और उसका असर लोन की दरों पर जल्दी दिखेगा। बिल्कुल। और पुराने ग्राहकों को भी MCLR पर स्विच करने का ऑप्शन दिया गया। मतलब BPLR से बेस रेट, फिर MCLR, ये तो एक के बाद एक सुधार की कोशिश चलती रही। इसके बाद EBLR भी आ गया। बिल्कुल, क्योंकि MCLR भी एक इंटरनल बेंचमार्क था, यानी बैंक के अंदरूनी मामलों पर आधारित। अच्छा। तो ट्रांसमिशन की समस्या तब भी पूरी तरह हल नहीं हुई। तो दिसंबर 2018 में आरबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी EBLR का प्रस्ताव रखा। एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब अब बैंक के बाहर की किसी चीज से लोन रेट जुड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बैंकों को कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे क्या ऑप्शंस थे? एक तो आरबीआई का रेपो रेट, दूसरा 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, ठीक है, तीसरा 182 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, या फिर FBIL यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तय कोई और बेंचमार्क। अच्छा। और फिर अक्टूबर 2019 से नए लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ने लगे। तो क्या इतने सारे बदलावों के बाद आखिर में मॉनेटरी ट्रांसमिशन बेहतर हुआ? क्या आरबीआई के रेट कट का फायदा आम आदमी तक पहुंचा? अब देखिए, सोर्स के आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। बताइए। फरवरी 2019 से नवंबर 2021 के बीच आरबीआई ने रिपो रेट 2.50% घटाया। काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन EBLR वाले लोन पर भी ब्याज सिर्फ 1.25% कम हुआ। सिर्फ आधा? सिर्फ आधा। ट्रांसमिशन यहां भी वीक था। और जब दरें बढ़ी तब? वहीं तो असली खेल है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच आरबीआई ने रिपो रेट 2.50% बढ़ाया और EBLR पर चल रहे लोन की दरें भी ठीक 2.50% बढ़ गईं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यानी जब दरें बढ़ती हैं तो ट्रांसमिशन फटाफट होता है, लेकिन जब घटती हैं तो बहुत धीरे। ये तो बोरोअर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो सोर्स का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सोर्स कहता है कि EBLR पर स्विच करने के बावजूद इस प्रोसेस से मच बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है। बाप रे। सुधार हुआ है पर मंजिल अभी भी दूर है। अच्छा, सोर्सेज में एक और टर्म है लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये क्या चीज है और इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है? ये बैंकों के डे टू डे कैश मैनेजमेंट से जुड़ा है, बहुत जरूरी हिस्सा है ये। ओके। आरबीआई ने इसे 2014 में शुरू किया था और फरवरी 2020 में इसमें कुछ बदलाव किए। इसका मकसद इंटर बैंक मार्केट में स्थिरता लाना है, ताकि बैंक अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी कर सके। इसके कुछ नियम भी होंगे? हाँ, कुछ की रूल्स हैं, जैसे सारे बैंक मिलकर अपनी कुल जमा यानी NDTL के 1% से ज्यादा रिपो के जरिए उधार नहीं ले सकते। और एक अकेला बैंक अपनी NDTL के 0.25% तक ओवरनाइट रिपो और 0.75% तक टर्म रिपो से ले सकता है। और अगर इससे भी काम ना चले तब वो MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए सीधा आरबीआई से अपनी NDTL के 1% तक उधार ले सकता है। अच्छा, ये एक तरह की इमरजेंसी विंडो है। बिल्कुल, एक इमरजेंसी विंडो। फरवरी 2020 में एक लॉन्ग टर्म रिपो विंडो भी शुरू की गई थी। इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद लोन मार्केट में बेटर इंटरेस्ट रेट सिग्नलिंग और स्टेबिलिटी लाना है, ताकि बैंक्स शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म सोचें। बाप रे, तो एक साधारण लोन की ब्याज दर के पीछे BPLR, बेस रेट, MCLR, EBLR और फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक लगातार महंगाई को काबू करने, ग्रोथ को बढ़ावा देने और आम आदमी के लिए फेयरनेस सुनिश्चित करने के बीच एक सही संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। इंटरनल से एक्सटर्नल बेंचमार्क की तरफ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट है। सही कहा। ऐसा लगता है कि एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ ये सफर अभी जारी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण और विकास पर चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी बातचीत भारतीय बैंकिंग की कहानी पर है, और ये सिर्फ नंबर्स और पॉलिसीज की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे बैंक, जो कभी सिर्फ बड़े बड़े सेठों की तिजोरी हुआ करते थे, एक आम भारतीय के घर तक पहुंचे। बिल्कुल। ये कंट्रोल की, पहुंच की और अब ग्लोबल एम्बिशन की कहानी है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद सरकार को ऐसा क्यों लगा कि प्राइवेट बैंकों को अपने हाथ में लेना जरूरी है। वो क्या मजबूरियां थीं, वो क्या सोच थी जिसके चलते नेशनलाइजेशन जैसा इतना बड़ा, इतना रैडिकल कदम उठाया गया। तो चलिए ग्राउंड जीरो से ही शुरू करते हैं। आखिर सरकार को नेशनलाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो प्राइवेट बैंक चल रहे थे उन्हें चलने देते। व्हाई फिक्स व्हाट इजंट ब्रोकन? या फिर वो ब्रोकन था? वो बुरी तरह ब्रोकन था, कम से कम आम आदमी के नजरिए से। सोर्सेज के हिसाब से इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह थी। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी वजह थी रीच, यानी संकीर्ण पहुंच। उस जमाने में बैंक बस बड़े शहरों और बड़े बिजनेस हाउसेस की चीज थे। उनका पूरा फोकस मुनाफे पर था। मतलब एक तरह के एक्सक्लूसिव क्लब्स थे, पब्लिक पार्क्स नहीं। अगर आप पहले से अमीर नहीं हैं तो बैंक आपको अमीर बनने में मदद नहीं करेगा। वो अमीरों का क्लब था। आपने एकदम सही पकड़ा। एक आम आदमी, एक किसान, ये एक छोटा दुकानदार, इनके लिए बैंक का दरवाजा लगभग बंद था। उन्हें अगर बेटी की शादी या खेती के लिए पैसा चाहिए तो एक ही दरवाजा था, साहूकार का। और वो दरवाजा तो कर्ज के दलदल में धकेलता था। बिल्कुल। और उस दलदल से पीढ़ियां बाहर नहीं निकल पाती थी। तो सरकार ने देखा कि बैंकिंग का फायदा देश की 95% आबादी तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तो ये पहली वजह थी। ये तो पहली वजह हुई। और दूसरी वजह थी रिसोर्स डायरेक्शन, यानी देश के पैसे को सही दिशा देना। देखिए, देश नया नया आजाद हुआ था। सरकार 5 ईयर प्लान्स बना रही थी। हाँ। भाखड़ा नाहनगल जैसे बड़े बड़े बांध बनाने थे, सड़कें बनानी थी, कारखाने लगाने थे। नेशन बिल्डिंग का काम चल रहा था। इसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। और वो पैसा लोगों के पास था, जो उन्होंने बैंकों में जमा कर रखा था। एग्जैक्टली। लेकिन प्राइवेट बैंक ये पैसा नेशन बिल्डिंग में लगाने के बजाय सिर्फ उन बिजनेसेस को लोन दे रहे थे जहां जल्दी और ज्यादा मुनाफा मिले। अच्छा। सरकार चाहती थी कि देश का पैसा देश के विकास में लगे, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों की जेब भरने में। सही बात है। और तीसरी वजह इसी से जुड़ी है, कंट्रोल ओवर कैपिटल, यानी देश की पूंजी पर नियंत्रण। मतलब सरकार अर्थव्यवस्था की गाड़ी खुद चलाना चाहती थी, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखकर। बिल्कुल। एक प्लान्ड इकोनॉमी चलाने के लिए जरूरी था। अगर देश का सारा पैसा प्राइवेट हाथों में है और वो उसे अपनी मर्जी से कहीं भी लगा रहे हैं, तो सरकार की विकास योजनाएं तो सिर्फ कागज पर ही रह जाती, है ना? हाँ, वो तो है। तो ये 3 वजह थी, आम आदमी तक पहुंच, विकास के लिए पैसा और अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। ठीक है, तो वजहें तो समझ आ गई, पर सरकार ने ये कंट्रोल हासिल कैसे किया? क्या एक ही रात में साले बैंकों पर ताला लगाकर उन्हें सरकारी घोषित कर दिया गया? नहीं, वैसा ड्रामेटिक नहीं था। इसे बहुत सोच समझकर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया। साल था 1955, जब सरकार SBI एक्ट लेकर आई। अच्छा। इसके तहत उस समय के जो 3 बड़े इंपीरियल बैंक्स थे, जिनकी देश भर में 666 शाखाएं थी, उनका आंशिक राष्ट्रीयकरण यानी पार्शियली नेशनलाइज किया गया और उन्हें मिलाकर बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आज SBI के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये वो मोमेंट था जब SBI का जन्म हुआ, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द जायंट। पर इसे आंशिक या पार्शियल क्यों कहा गया? क्योंकि पूरा कंट्रोल सीधे सरकार ने नहीं लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने इसमें 92% हिस्सेदारी खरीदी। ओके। ये एक तरह का ट्रायल रन था, ये देखने के लिए कि क्या सरकार बैंक चला भी सकती है या नहीं, और इसके नतीजे क्या होते हैं। क्या सरकारी बैंक भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं? और जाहिर है ये प्रयोग सफल रहा। आज SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है। बिल्कुल सफल रहा। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 1959 में एक और कदम उठाया। 8 और प्राइवेट बैंकों को SBI के एसोसिएट्स के तौर पर जोड़ा गया। एसोसिएट्स? हाँ, ये वो बैंक थे जिनकी अपने अपने इलाकों में अच्छी पकड़ थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ये कुछ एक फ्रेंचाइज मॉडल जैसा लग रहा है। एक बड़ा ब्रांड SBI और उसके साथ जुड़ते छोटे छोटे लोकल चैंपियंस। हाँ, कह सकते हैं। इससे SBI की पहुंच देश के कोने कोने में और भी बढ़ गई। ये कहानी आगे भी चलती रही। बाद में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय हुआ। हाँ, वो तो हुआ था। और आखिरकार 2017-18 में SBI और उसके सभी एसोसिएट बैंकों को मिलाकर एक महाबैंक बना दिया गया, जो आज का SBI है।
तो एसबीआई का पायलट प्रोजेक्ट हिट हो गया। अब बारी थी मेन इवेंट की, द बिग बैंग। बिल्कुल। अब सरकार बड़े पैमाने पर नेशनलाइजेशन के लिए तैयार थी। सरकार बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 लेकर आई और ये 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में? हाँ, पहला चरण था जुलाई 1969। इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वो बैंक थे जिनके पास 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि थी। उस जमाने में 50 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी। और दूसरा चरण आया लगभग 11 साल बाद, अप्रैल 1980 में। इस बार 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनके पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि थी। तो कुल मिला के 20 बैंक। हाँ, 20 बड़े प्राइवेट बैंक अब सरकार के नियंत्रण में आ गए थे। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं रहा होगा, इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर हुआ होगा? ये तो किसी की पूरी दुनिया बदल देने जैसा रहा होगा। आम आदमी की जिंदगी पर ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज था, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। पहली बार बैंक की शाखाएं छोटे कस्बों और गांव में खुलने लगी। अच्छा। सोर्सेज में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं कि कैसे किसी गांव में पहली बार बैंक की ब्रांच खुली तो लोगों ने उसे सरकार का मंदिर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि साहूकार के कर्ज से मुक्ति वहीं मिलती थी। वाह, सरकार का मंदिर, ये बहुत पावरफुल इमेज है ना? हाँ। जिस किसान को पहले ट्रैक्टर के लिए साहूकार के पास अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, उसे अब बैंक से लोन मिलना संभव हुआ। सही है। जिस छात्र के परिवार के पास ऊंची पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, उसे एजुकेशन लोन मिल सका। जिस छोटे व्यापारी को अपनी दुकान बड़ी करनी थी, उसे वर्किंग कैपिटल लोन मिला। इसने लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, उन्हें साहूकारों के चंगुल से आजादी दिलाई एक तरह से। एग्जैक्टली। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और है जो जानना जरूरी है। 1993 में एक घाटे में चल रहे हैं न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में कर दिया गया। अच्छा। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 हो गई। ये दिखाता है कि बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विलय यानी मर्जर की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। करीब 20 साल तक सरकार ने एक ही दिशा में गाड़ी चलाई, सब कुछ सरकारी कंट्रोल में लाना। फिर अचानक 1991 में ऐसा लगा जैसे ड्राइवर ने यू टर्न ले लिया हो। हाँ। जिस प्राइवेट सेक्टर को बाहर किया था, उसी के लिए रेड कार्पेट बिछाए जाने लगा। ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों? हाँ, 1991 के आर्थिक सुधारों ने सब कुछ बदल दिया और बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। सरकार को महसूस हुआ कि अब कंपटीशन की जरूरत है। सरकारी बैंकों में एक तरह की सुस्ती आ गई थी, कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं था। तो 1992-93 के बाद 3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए। पहला, पूंजी बाजार तक पहुंच यानी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ? 1993 में एसबीआई को और 1994 में बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी 33% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने की इजाजत मिली। एक मिनट, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले तो कंट्रोल के लिए ही नेशनलाइजेशन किया था, अब सरकार अपना कंट्रोल कम क्यों कर रही थी? सवाल बहुत अच्छा है। इसका मकसद था कि बैंक सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार ना करें, वो बाजार से पैसा उठाकर अपना विस्तार कर सकें, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, एटीएम्स लगा सकें और ज्यादा मजबूत बन सकें। बिल्कुल। सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इंडियन ओवरसीज बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक था। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स ये भी बताता है कि सरकार की हिस्सेदारी अगर 50% से कम भी हो जाए, तब भी लीगली उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक्स ही कहा जाता है। अच्छा, और दूसरा बड़ा कदम? दूसरा बड़ा कदम था प्राइवेट बैंकों की वापसी। 1994 में सरकार ने नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया। पहला था यूटीआई बैंक, जिसे आज हम सब एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। इसके बाद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे दर्जनों भारतीय और विदेशी प्राइवेट बैंक आए। ये तो कुछ वैसा ही हुआ है जैसे टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन था और फिर 90s में प्राइवेट चैनल्स आ गए, कंपटीशन बढ़ा तो ग्राहक के लिए सर्विस, ऑप्शंस सब कुछ बेहतर हो गया है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। आज हम जो यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब उसी कंपटीशन का नतीजा है, वरना शायद आज भी पासबुक में एंट्री कराने के लिए लाइन में लगे होते। बिल्कुल सही। और तीसरा, एम नारासिमन समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों के कंसोलिडेशन यानी विलय की प्रक्रिया को और तेजी दी गई। अच्छा, ये समिति? हाँ, इस समिति का मानना था कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं जिनकी जगह कुछ बड़े और मजबूत बैंक होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकें। और ये विलय की प्रक्रिया तो आज भी चल रही है। हम आए दिन सुनते हैं कि ये बैंक उस बैंक में मर्ज हो गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसे ऐसे समझिए जैसे गली मोहल्ले की 10 छोटी छोटी किराना दुकानों को मिलाकर एक बड़ा सुपरमार्केट बना दिया जाए। ओके।
10 दुकानों के 10 सीईओ, 10 एचआर डिपार्टमेंट, 10 आईटी सिस्टम होते हैं। जब वो मिलकर 4 बड़े बैंक की माते हैं तो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है। सही है। और ज्यादा जरूरी बात, उनकी लोन देने की क्षमता बढ़ जाती है। वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं। लेकिन एक आम ग्राहक के नजरिए से देखें तो विलय का मतलब तो ये भी है कि आपकी पुरानी ब्रांच बंद हो सकती है, आपका आईएफएससी कोड बदल जाता है और कई बार कंफ्यूजन भी होता है। क्या ये बड़े बैंकों को बनाने की कीमत आम आदमी चुका रहा है? ये एक वैलिड कंसर्न है। शॉर्ट टर्म में ग्राहकों को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन ये है कि एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम पूरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, जिसका फायदा अंत में सबको मिलता है। सबसे बड़ा विलय अगस्त 2019 में हुआ, जब 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई। तो विलय के अलावा सरकार और क्या सोच रही है? हम प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट जैसे शब्द भी बहुत सुनते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, सोर्स के मुताबिक डिसइन्वेस्टमेंट के 2 रास्ते हैं। एक है माइनॉरिटी स्टेक सेल, जिसमें सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है, मान लीजिए 10% या 20%, लेकिन 51% से ज्यादा हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखती है। ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका सीधा मतलब है प्राइवेटाइजेशन। इसमें सरकार मेजॉरिटी स्टेक यानी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेच देती है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसे सौंप देती है। अच्छा। यूनियन बजट 2021-22 में नॉन स्ट्रेटेजिक सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात कही गई थी, जिसमें कुछ बैंक्स भी शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बैंकों में नया पैसा आएगा और मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। तो इन सब का एंड गेम क्या है? हम इतने बड़े बैंक क्यों बनाना चाहते हैं? विलय, निजीकरण, ये सब किस लिए? इसका सीधा संबंध देश के आर्थिक लक्ष्य से है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे बड़े बड़े हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बड़े बैंकों की जरूरत होगी। छोटे बैंक इतने बड़े लोन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज दुनिया के टॉप 100 बैंकों में भारत का सिर्फ एक बैंक है, SBI, वो भी 55वें स्थान पर। सिर्फ एक? सिर्फ एक। इसकी तुलना में चीन के 18 और अमेरिका के 12 बैंक इस लिस्ट में हैं। एक मिनट, ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। मतलब हमारी इकोनॉमी का साइज तो दुनिया में 5वें नंबर पर है, लेकिन हमारे बैंक इतने बड़े नहीं हो पा रहे। और सुनिए, हमारे सोर्स में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम का जिक्र है। उनके अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमारा बैंकिंग सेक्टर भी उसी अनुपात में होना चाहिए। हाँ, लॉजिकली तो यही होना चाहिए। इस हिसाब से हमारे कम से कम 6 बैंक टॉप 100 में होने चाहिए थे, लेकिन हैं सिर्फ एक। ये तो बहुत बड़ा गैप है। मतलब स्वीडन, जिसकी आबादी दिल्ली से भी कम है, उसके हमसे ज्यादा यानी 3 बैंक टॉप 100 में है। हाँ। सिंगापुर के भी 3। ये तो दिखाता है कि हम साइज में नहीं, सोच में कहीं पीछे रह गए। हाँ, यही बात है। ग्लोबल स्टेज पर compete करने के लिए हमें ग्लोबल साइज के बैंकों की जरूरत है। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे भारतीय बैंकिंग का फोकस बदला है। पहले वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राष्ट्रीयकरण, और अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंसोलिडेशन और आकार बढ़ाने पर जोर। सोर्सेज हमें राष्ट्रीयकरण से लेकर विलय तक का पूरा सफर तो दिखाते हैं, लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। वैश्विक बैंकिंग दिग्गज बनाने की इस दौड़ में, चाहे वो विलय के जरिए हो या संभावित निजीकरण के जरिए, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीयकरण का जो मूल लक्ष्य था, यानी सरकार का मंदिर बनकर आम आदमी तक बैंकिंग पहुंचाना, वो पीछे ना छूट जाए? ये आज के भारतीय बैंकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तरफ हमें बैंक ऑफ चाइना जैसे ग्लोबल जायंट्स से compete करने के लिए बड़े बैंक चाहिए। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना है कि भारत की आत्मा आज भी छोटे कस्बों और गांवों में रहती है। तो चैलेंज ये है, क्या हम ऐसे बैंक बना सकते हैं जो मुंबई के कॉर्पोरेट टावर को $1 बिलियन लोन भी दें और बिहार के एक छोटे से गांव में किसान को माइक्रो फाइनेंस भी? सोर्सेज इसी सवाल पर खत्म होते हैं, और यही वो सवाल है जिस पर देश के पॉलिसी मेकर्स को आगे सोचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम रीजनल रूरल बैंक्स पर चर्चा करेंगे। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स या RRBs, नाम तो सुना है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये हमेशा से थोड़े कंफ्यूजिंग रहे हैं। ये सरकारी बैंक है, प्राइवेट है, या कुछ और ही है? सोर्स के हिसाब से इनकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई। हाँ। गांधी जयंती का दिन। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था और उस समय की जरूरत भी थी। अच्छा। सोचिए 70 के दशक का भारत,
ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और बैंकिंग का मतलब है शहर का कोई बड़ा सा बैंक, जहां मतलब एक आम किसान जाने में भी झिझकता था। हाँ, ये तो है। तो सरकार ने सोचा कि हमें ऐसे बैंक चाहिए जो दिखें भी गांव के, जिनकी भाषा भी गांव की हो और जिनका मकसद भी गांव का विकास हो। इसीलिए गांधी जयंती पर शुरुआत हुई एक सिंबोलिज्म था कि ये बैंक अंत्योदय के लिए हैं। मतलब आकार में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो इनका मकसद सिर्फ पैसे जमा करना और निकालना नहीं था। सोर्स में इसे ट्विन ड्यूटीज कहा गया है। तो क्या थी ये दोहरी जिम्मेदारियां? हाँ, ट्विन ड्यूटीज। पहली जिम्मेदारी थी समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचना। छोटे और सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, गांव के कारीगर, ये वो लोग थे जो तब तक पूरी तरह से गांव के साहूकार या प्राइवेट मनी लेंडर्स पर एग्जैक्टली उन्हीं पर निर्भर थे। और साहूकारों की कहानियां तो हम सब जानते हैं। हाँ, फिल्मों में भी देखी हैं। जमीन के कागज रखवा लेना और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज चलता रहता था। असलियत उससे भी ज्यादा भयानक थी। उनका ब्याज इतना ज्यादा होता था कि एक बार कोई उनके चंगुल में फंस गया तो निकलना नामुमकिन था। आरआरबीज को लाया ही इसलिए गया था कि इन लोगों को एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही रियायती ब्याज दरों पर, मतलब कंसेशनल रेट्स पर कर्ज मिल सके। तो ये साहूकारों के चंगुल से लोगों को बचाने की एक कोशिश थी, फाइनेंशियल आजादी दिलाने की एक कोशिश। वाह, ये तो बहुत बड़ा मकसद था। और दूसरी जिम्मेदारी? दूसरी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी थी। वो थी मोबिलाइज रूरल सेविंग्स। मोबिलाइज रूरल सेविंग्स मतलब ग्रामीण बचत को इकट्ठा करना। हाँ, और सिर्फ इकट्ठा नहीं करना, बल्कि उसे गांव के ही प्रोडक्टिव कामों में लगाना। अच्छा, इसको थोड़ा और समझाइए। देखिए, पहले क्या होता था, अगर गांव के किसी इंसान ने थोड़ा पैसा बचाया भी तो वो या तो घर में पड़ा रहता था या किसी शहरी बैंक में चला जाता था। सही। आरआरबी इसका कॉन्सेप्ट था कि गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। गांव वालों की बचत से जो कैपिटल जमा हो वो गांव में ही किसी को ट्रैक्टर खरीदने के लिए या छोटी दुकान खोलने के लिए लोन के तौर पर दिया जाए। एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक साइकिल बनाने का आइडिया था। ये तो कमाल का आइडिया, मतलब लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देना। पर इन बैंकों का मालिक कौन था? क्या ये पूरी तरह सरकारी थे? नहीं, इनका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर था वो काफी दिलचस्प था। एक तरह का जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर? हाँ, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी 50%, संबंधित राज्य सरकार की 15% और जो स्पॉन्सर करने वाला राष्ट्रीयकृत बैंक होता था उसकी 35% हिस्सेदारी होती थी। ठीक है, तो ये एक तरह का मिला जुला मॉडल था, मतलब टीम वर्क था। बिल्कुल। तो फिर ये प्लान सफल रहा? मतलब एकदम से बहुत सारे बैंक खुल गए होंगे। हाँ, शुरुआत में तो ये कॉन्सेप्ट रॉकेट की तरह उड़ा। 1975 में सिर्फ 5 आरआरबी से शुरुआत हुई थी और 1987 तक जब केलकर समिति के सुझाव पर नए बैंक खोलना बंद किया गया, तब तक देश में 196 आरआरबीज काम कर रहे थे। अरे एक मिनट, 196? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। पर इन्हें बंद क्यों किया गया? अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो ब्रेक क्यों लगा? कोई समस्या आ गई थी क्या? समस्या आई और बहुत बड़ी आई। 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते इनमें से ज्यादातर बैंक भारी घाटे में डूब चुके थे। घाटे में? क्यों? देखिए, जो उनका मकसद था वही उनकी कमजोरी बन गया। जब आप सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं और बहुत कम ब्याज पर ऐसे वर्ग को लोन देते हैं जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बैंक का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर की बात थी। हाँ, वो एक मिशन पर थे, बिजनेस नहीं कर रहे थे, और बिना पैसे के मिशन ज्यादा दिन नहीं चलता। ओके, तो ये बैंक मुश्किल में थे, तो फिर सरकार ने इन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए? सरकार ने इन्हें बचाने के लिए एक तरह से इनकी पूरी री इंजीनियरिंग कर दी। इसके लिए 2 कमेटियां बनाई गई, एक थी भंडारी कमेटी और दूसरी बसु कमेटी। अच्छा। और इनकी सिफारिशों पर जो फैसले लिए गए वो आरआरबीज के लिए आप कह सकती हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे थे। उन्होंने इन बैंकों का पूरा डीएनए ही बदल दिया। डीएनए बदल दिया मतलब? क्या थे वो बड़े फैसले? 2 सबसे बड़े बदलाव हुए। पहला, वो जो रियायती दरों पर लोन देने की बाध्यता थी उसे खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया? हाँ, अब आरआरबीज भी दूसरे कमर्शियल बैंकों की तरह मार्केट रेट पर ब्याज वसूल सकते थे। मतलब सोशल सर्विसेज सीधे सीधे बिजनेस मॉडल की तरफ एक बड़ा शिफ्ट। बहुत बड़ा शिफ्ट। और दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि उनका टारगेट क्लाइंटेल अब सीमित नहीं रहा। वो कैसे?
पहले वे सिर्फ ग्रामीण जनता और कमजोर वर्गों को लोन देते थे, लेकिन अब वे किसी को भी लोन देने के लिए स्वतंत्र थे। अच्छा, तो मतलब वो अब सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि छोटे व्यापार, एजुकेशन, होम लोन सब कुछ कर सकते थे। बिल्कुल, इससे उनके लिए कमाई के नए रास्ते खुल गए। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये बदलाव काम कर गया? क्या ये बैंक घाटे से बाहर आ पाए? हाँ, इन बदलावों के बाद आरआरबीज धीरे धीरे घाटे से उभरने लगे। इसके बाद सरकार ने एक और कदम उठाया, कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन मतलब ये जो 106 छोटे छोटे अलग अलग बैंक थे, उन्हें आपस में या उनके स्पॉन्सर बैंकों के साथ मर्ज करना शुरू किया गया। अच्छा, मर्ज करना शुरू किया। हाँ, मकसद था कि बड़े और मजबूत बैंक बने जिनका ऑपरेशनल खर्चा कम हो और जो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सके। तो आज की क्या स्थिति है? 196 से अब कितने रह गए? सोर्स के अनुसार फरवरी 2023 तक देश में सिर्फ 43 आरआरबीज काम कर रहे थे। सिर्फ 43? 196 से। ये तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये तो थी आरआरबीज की कहानी। लेकिन ग्रामीण भारत में सिर्फ यही बैंक तो नहीं है। सोर्स में कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंकों का भी जिक्र है। इनकी क्या कहानी है? बिल्कुल, कमर्शियल बैंकों और आरआरबीज के अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स का भी भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्हें भी शुरू में ग्रामीण कर्ज के देसी स्रोतों जैसे साहूकारों के विकल्प के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन आज इनकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो इनका भी कोई स्ट्रक्चर होता होगा? हाँ, इनका एक 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, एक पिरामिड की तरह। पिरामिड की तरह? हाँ, सबसे निचले स्तर पर होती हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज या पीसीएसएस। दूसरे स्तर पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब डीसीसीबीज, और सबसे ऊपर एपेक्स लेवल पर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एससीबीज। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझते हैं। पहले शहरी कोऑपरेटिव बैंकों यानी यूसीबीज की बात करते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या यूसीबीज वे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं जो कुछ तय मानदंडों को पूरा करने के बाद आरबीआई से लाइसेंस ले सकती हैं। अच्छा। और यहीं से इनकी सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, डुअल रेगुलेटरी कंट्रोल की। दोहरा नियंत्रण मतलब दो बॉस। ये तो सुनने में गड़बड़ लगता है। एग्जैक्टली, यही इनकी सबसे बड़ी दुखती रग है। इनका मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखता है। और बैंकिंग? और इनके बैंकिंग से जुड़े मामले जैसे लाइसेंस, ब्याज दरें, ये सब आरबीआई रेगुलेट करता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब कोई घोटाला होता है तो आरबीआई कहता है कि मैनेजमेंट तो राज्य सरकार देख रही थी, और राज्य सरकार कहती है कि बैंकिंग तो आरबीआई का काम था। जिम्मेदारी एक से दूसरे पर टलती रहती है। और बीच में पिसता है आम आदमी जिसका पैसा लगा है। बिल्कुल। और ये किन लोगों को सेवा देते हैं? मतलब इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? पारंपरिक रूप से ये मेट्रो, शहरी या सेमी अर्बन क्षेत्रों में काम करते हैं और छोटे उधारकर्ताओं जैसे एमएसएमई, रिटेल व्यापारी, छोटे उद्यमी, इन सब की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छा, और बाकी के 2 टियर डीसीसीबीज और एससीबीज का क्या? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जिला और राज्य स्तर पर काम करते हैं। पहले इनका सुपरविजन आरबीआई करता था, लेकिन बाद में ये काम नाबार्ड को सौंप दिया गया। ये सिस्टम तो काफी जटिल लगता है। राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड। हाँ, मुझे लगता है कि इससे समस्याएं भी होती होंगी। आप सही कह रहे हैं। इनकी कुछ बहुत पुरानी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही ड्यूअल रेगुलेटरी कंट्रोल है। यूसीबीज पर आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोनों का नियंत्रण होता है, और डीसीसीबीज और एससीबीज पर तो आरबीआई, नाबार्ड और आरसीएस तीनों का नियंत्रण होता है। अरे बाप रे, ट्रिपल कस्टडी। हाँ, इस ट्रिपल कस्टडी की वजह से सुपरविजन और कंट्रोल बहुत कमजोर हो जाता है। और क्या क्या समस्याएं हैं? एक बड़ी समस्या है पॉलिटिसाइजेशन, मतलब नियुक्तियों में राजनीतिकरण। बिल्कुल, ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंकों में जरूरी स्किल्स और एक्सपर्टीज की भी कमी होती है, और ये अक्सर धोखाधड़ी के मामलों को लेकर खबरों में रहते हैं। हाँ, वो तो है। और एक और बात, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स कमर्शियल बैंकों के लिए 1990 के दशक में लागू हो गए थे, हाँ, वो अभी भी इन बैंकों में पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। सही कहा आपने। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब समझदारी से बैंकिंग करने के नियम, जैसे कितना कैपिटल रखना है, लोन अगर खराब हो जाए तो क्या करना है, ये सब नियम इनमें बहुत ढीले ढाले थे। तो क्या सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ किया है? हाल में कोई बदलाव हुए हैं? हाँ, 2020-21 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करके आरबीआई को यूसीबीज पर ज्यादा अधिकार दिए गए। अच्छा, क्या नए अधिकार मिले आरबीआई को? अब आरबीआई मैनेजमेंट के लिए निर्देश दे सकता है,
जैसे चेयरमैन या एमडी की नियुक्ति या उन्हें हटाना। अच्छा। बोर्ड में कम से कम 51% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें स्पेशल नॉलेज या अनुभव हो। मतलब अब कोई भी सिर्फ अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। उम्मीद तो यही है। और डायरेक्टर्स और उनके रिश्तेदारों को लोन देने पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। ये बहुत जरूरी था। और अब आरबीआई ऑडिटर्स की नियुक्ति को भी मंजूरी देगा। लगता है काफी सारे बदलाव हुए हैं। और भी है, आरबीआई अब यूसीबी के बोर्ड को भंग कर सकता है, बैंकों के विलय को मंजूरी दे सकता है और हाई कोर्ट से बैंक को बंद करने की सिफारिश भी कर सकता है। मतलब अब आरबीआई को असल में पावर दी गई है। हाँ, इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट भी 40% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ये क्यों? ताकि ये बैंक अपने मूल उद्देश्य से न भटकें। यूसीबीज बनाए गए थे छोटे उद्यमियों और एमएसएमईज की मदद के लिए। अब इन्हें अपने लोन का 75% हिस्सा इन्हीं छोटे लोगों को देना होगा। वाह, ये तो नियमों का एक बहुत बड़ा ओवरहॉल है। ऐसा लगता है कि इन कोऑपरेटिव बैंकों को मुख्य धारा की फाइनेंशियल सिस्टम में लाने और उन्हें ज्यादा जवाबदेह बनाने की एक गंभीर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। इसका मकसद जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा करना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये बैंक भी किसी भी कमर्शियल बैंक की तरह स्थिर और पेशेवर तरीके से चलाए जाएं। तो ये तो हुई रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। ये 1991 के बाद का वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। सरकार का रोल बदल रहा था। बिल्कुल। लेकिन रिफॉर्म्स की बात करने से पहले उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। 1991 में भारत की इकोनॉमी आप कह सकती हैं सचमुच आईसीयू में थी। आईसीयू में? हाँ, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। और जब मैं इकोनॉमी ही इतनी बीमार हो तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बैंकिंग सेक्टर वो भला कैसे स्वस्थ रह सकता था। और यहीं पर बैंकों का रोल आता है। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि बैंकों की हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब नेशनलाइजेशन के 2 दशक बाद भी सिस्टम में कुछ गहरी कमजोरियां थीं जिन्हें ठीक करना जरूरी था। हाँ, ऐसा नहीं था कि बैंक हर जगह पहुंच नहीं गए थे। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन तो जबरदस्त हुआ था, पर सिस्टम को और एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बनाने की जरूरत थी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे नसें तो पूरे शरीर में फैल गई थी, पर खून गाढ़ा हो गया था और बहुत धीरे धीरे बह रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। बैंक सरकारी कंट्रोल में थे, प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा फोकस था नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत था और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब बैड लोन्स का एक पहाड़ खड़ा हो रहा था। तो इस बीमार सिस्टम का इलाज करने के लिए 14 अगस्त 1991 को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बनाई गई। एक हाई लेवल कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, CFS, जिसे हम आमतौर पे नरसिम्हन कमिटी 1 के नाम से जानते हैं। और इनका काम था पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, प्रोसीजर्स सबकी जांच करना और एक रेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखना। एग्जैक्टली। तो इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें देने से पहले एक बुनियादी सोच, एक कोर फिलॉसफी सामने रखी, और वो ये थी कि बैंकों में जो पैसा है वो आम जनता का है और बैंक उसे एक ट्रस्ट के तौर पे संभाल रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधी सादी बात लगती है, पर इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा था, है ना? इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं थी, ये उस समय की पूरी व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। अच्छा, कैसे? इसका मतलब ये था कि सरकार का ये काम नहीं है कि वो बैंकों की सॉल्वेंसी, हेल्थ और एफिशिएंसी को खतरे में डाले, और यही तो हो रहा था। दशकों से बैंकों के रिसोर्सेज को सोशल बैंकिंग, गरीबी हटाओ योजनाओं और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार अपने वित्तीय घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए भी बैंकों से बहुत कम ब्याज पर लगभग जबरदस्ती पैसा लेती थी। हाँ, मतलब जनता के पैसे से सरकार अपना खर्चा चला रही थी, और वो भी सस्ते में। बिल्कुल। कमेटी ने साफ साफ कहा कि ये डिपॉजिटर्स के साथ धोखा है, और इसी एक सोच ने आने वाली सभी सिफारिशों की नींव रखी। तो कमेटी के मुख्य एम्स क्या थे? सोर्सेस के मुताबिक 3 बड़े लक्ष्य थे। हाँ, 3 बड़े लक्ष्य। पहला, बैंकों को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देना, यानी रोजमर्रा के काम में आजादी। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs को इंटरनल ऑटोनॉमी देना, यानी बोर्ड को मजबूत बनाना ताकि वो मंत्रालय के फोन कॉल के बिना फैसले ले सकें। और तीसरा, बैंकिंग में प्रोफेशनलिज्म लाना, जहां फैसले कमर्शियल लॉजिक पर हो,
पॉलिटिकल दबाव पर नहीं। चलिए, तो अब कमेटी के इस रेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की स्पेसिफिक डिटेल्स पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ऑन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट। ये सीआरआर और एसएलआर के बारे में है। ये टर्म्स हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसे किसी आसान एग्जाम्पल से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपके पास 100 रुपए का सामान है। ठीक है। अब मोहल्ले का बड़ा भाई यानी सरकार आकर आपसे कहे कि इसमें से 15 रुपए का सामान तुम्हें मेरे पास फ्री में रखना होगा, तुम इसे बेच नहीं सकते। ये हो गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो पैसा बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। अच्छा। फिर सरकार कहे कि 38 रुपए का सामान तुम्हें सिर्फ मुझे ही बेचना होगा, और वो भी बहुत सस्ते दाम पर। ये हो गया SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो पैसा बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता था। अरे, मतलब 100 रुपए में से 15 और 38, 53 रुपीस तो ब्लॉक हो गए। दुकानदार के पास बेचने के लिए सिर्फ 47 रुपीस बचे। बैंकों के साथ भी यही हो रहा था। एग्जैक्टली। 1991 में CRR 15% था और SLR 38.5%। कमिटी ने कहा ये तो बैंकों का गला घोटने जैसा है। तो उन्होंने इसमें बदलाव के लिए क्या कहा? मुझे दिख रहा है कि आंकड़े काफी ड्रास्टिक हैं। बहुत ड्रास्टिक। उन्होंने सिफारिश की कि CRR को धीरे धीरे 3 से 5% पर लाया जाए। सोचिए कितना पैसा फ्री हो जाता लोन देने के लिए। और SLR को भी अगले 5 सालों में 38.5% से घटाकर 25% पर लाने की बात कही। ये सरकार के लिए एक झटके जैसा रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब उसे बाजार से कंपेटिटिव रेट पर पैसा उधार लेना पड़ता। ये बैंकों को आजाद करने का पहला बड़ा कदम था। ठीक है, तो बैंकों के पास अब लोन देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो था कि ये लोन किसे दिया जाए। यहीं पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL का कॉन्सेप्ट आता है, जिस पर आज भी इतनी बहस होती है। बिल्कुल। PSL का मतलब था कि बैंकों को अपने टोटल लोन्स का एक हिस्सा, उस वक्त लगभग 40%, सरकार द्वारा बताए गए प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना ही पड़ेगा, अक्सर कम ब्याज दरों पर। कमेटी का मानना था कि PSL को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। उनका तर्क था कि ये सेक्टर्स अब मैच्योर हो चुके हैं और 2 दशकों से ज्यादा समय से मिल रहे स्पेशल सपोर्ट की अब उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, PSL का मकसद तो यही था कि क्रेडिट उन लोगों तक पहुंचे जिन तक बैंक आसानी से नहीं पहुंचते। हाँ, क्या कमेटी के सुझाव में ये जोखिम नहीं था कि छोटे किसान और कारोबारी पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाते? ये तो एक बहुत रेडिकल और पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बात रही होगी। बहुत कंट्रोवर्शियल। और इसीलिए कमेटी ने इसे पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं की। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। अच्छा, क्या था वो? उन्होंने कहा कि डायरेक्टेड क्रेडिट को एक परमानेंट फीचर नहीं बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपोर्ट के लिए होना चाहिए। उन्होंने PSL की परिभाषा को रीडिफाइन करने का सुझाव दिया। कहा कि इसमें से बड़े किसानों और एस्टैब्लिश स्मॉल इंडस्ट्रीज को हटाओ और सिर्फ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को रखो। हाँ, जैसे मार्जिनल फार्मर्स, गांव के कारीगर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी सेक्टर, सिर्फ इनको शामिल करो। और इस नए छोटे PSL के लिए बैंकों के कुल क्रेडिट का 10% फिक्स करने का सुझाव दिया। मतलब सपोर्ट दो पर टारगेटेड और लिमिटेड तरीके से। अच्छा, तो इसे और ज्यादा फोकस बनाने की बात थी। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, ब्याज दरें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स पर। यह सुनकर ही मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले सरकार तय करती थी कि होम लोन पर कितना ब्याज लगेगा। हाँ, ये आज सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये आज सोचना मुश्किल है क्योंकि हम नरसिम्हम कमेटी के बाद की दुनिया में जी रहे हैं। 1991 से पहले इंटरेस्ट रेट्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड स्ट्रक्चर था जिसे ज्यादातर सरकार या RBI तय करती थी। और कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने एक क्रांतिकारी सुझाव दिया। इंटरेस्ट रेट्स को मार्केट फोर्सेस यानी बाजार की मांग और आपूर्ति पर छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं था, ये भारत की आर्थिक सोच में एक भूचाल लाने जैसा था। भूचाल? हाँ, पहली बार कहा जा रहा था कि पैसे की कीमत सरकार नहीं, बाजार तय करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बैंकों के लिए और आम ग्राहक के लिए? इसका मतलब था कंपटीशन की शुरुआत। अब अगर एक बैंक को ज्यादा कस्टमर्स चाहिए तो उसे बेहतर डिपॉजिट रेट्स देने होंगे। अगर किसी को लोन बांटना है तो उसे कॉम्पिटिटिव लेंडिंग रेट्स रखने होंगे।
इसी एक कदम ने कंपटीशन की वो नींव रखी जिससे आगे चलकर हमें अफोर्डेबल लोन्स और बेहतर बैंकिंग प्रोडक्ट्स मिले। और जो पीएसएल के तहत छोटे लोन पर सब्सिडी मिलती थी, उसका क्या? उसे भी खत्म करने की बात कही। कमेटी ने कहा कि अगर सरकार को किसी की मदद करनी है तो वो अपने बजट से करे, बैंकों के डिपॉजिटर्स के पैसे से नहीं। तो बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा था, उसे कहा और किस दाम पर देना है इसकी भी ज्यादा आजादी मिल गई। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या हमारे सरकारी बैंक खुद इतने मजबूत और प्रोफेशनल थे कि इन नई आजादियों को संभाल पाते? यहीं पर कमेटी ने बैंकों के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदलने की बात छेड़ दी। बिल्कुल सही सवाल। कमेटी ने देखा कि PSBs की हालत ठीक नहीं है और इसके पीछे एक बड़ा कारण था डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल मतलब बैंकों के ऊपर दो बॉस बैठे थे, एक RBI जो रेगुलेटर था और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैंकिंग डिवीजन जो मालिक था। तो एक तरह से जो टीम का मालिक था वही मैच का रेफरी भी था। इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ दिखता है। यही कमेटी ने कहा, इससे कंफ्यूजन होता था, अकाउंटेबिलिटी कम होती थी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए दरवाजे खुले रहते थे। तो सुझाव क्या था? सुझाव था कि इस डुअल कंट्रोल को खत्म किया जाए और RBI को ही रेगुलेशन के लिए प्राइमरी एजेंसी बनाया जाए और RBI को भी पूरी तरह से फ्री और ऑटोनमस होना चाहिए ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के काम कर सके। मतलब RBI को और ज्यादा पावर देने की बात थी। पावर और ऑटोनॉमी दोनों, साथ ही PSBs की संख्या में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के जरिए कमी लाने की भी बात कही ताकि कुछ बड़े, मजबूत और इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बैंक बन सकें। और बैंकों के टॉप मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट, वो तो हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। हाँ, और कमेटी ने इस पर भी सीधी बात की। कहा गया कि बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CMD और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए कोई प्रोसेस सुझाया गया? हाँ, इसके लिए एक्सपर्ट्स का एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाने का सुझाव दिया गया जो सही उम्मीदवारों की पहचान करे और सरकार को रेकमेंड करें। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जड़ पर हमला करने जैसा था। ठीक है, ये सारे सुधार तो भविष्य के लिए थे, लेकिन उस वक्त जो बैंकों में गंदगी जमा हो चुकी थी, जो बैड लोन्स का ढेर लग गया था, उसका क्या? उस NPA की प्रॉब्लम के लिए कमेटी ने क्या कहा? ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया था। कमेटी ने देखा कि बैंकों के NPAs इतने ज्यादा हैं कि उनकी बैलेंस शीट खराब हो चुकी है, वो नए लोन देने से डर रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड या ARC बनाने का सुझाव दिया। ARC? हाँ, ये एक तरह से फाइनेंशियल हॉस्पिटल था सिक लोन्स के लिए। शायद 40 करोड़ में खरीद लेगी। इससे बैंक को तुरंत 40 करोड़ मिल गए, उसकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई और वो अपने कोर बिजनेस यानी लेंडिंग पर फोकस कर सकता है। और उस 100 करोड़ के बैड लोन का क्या? अब उस 100 करोड़ की रिकवरी की सिरदर्दी ARC की है। वो अपने लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के जरिए जैसे भी हो रिकवरी करने की कोशिश करेगी। ये आइडिया US के एक्सपीरियंस से लिया गया था और भारत के लिए बिल्कुल नया था। ये सब सुनकर लगता है कि कमेटी ने किसी को नहीं बख्शा। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस खराब हालत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया? ये तो बहुत सीधी और चुभने वाली बात कह दी कमेटी ने। उन्होंने कहा कि ये किसी एक की गलती नहीं, बल्कि सबकी मिलीजुली नाकामी है। सरकार, RBI, बैंक के अधिकारी, बैंक के कर्मचारी और ट्रेड यूनियंस सब जिम्मेदार हैं। मतलब अ सिस्टम वाइड फेलियर, दैट्स क्वाइट ब्लंट। यस इट वाज। ये कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। और क्योंकि ये रिकमेंडेशंस इतनी रेवोल्यूशनरी थीं, बैंक यूनियंस और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने इनका जोरदार विरोध भी किया। उनका डर क्या था? वो क्यों विरोध कर रहे थे? उनके डर जेन्युइन थे, उनके नजरिए से। उन्हें लगा कि मर्जर्स से नौकरियां जाएंगी, कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म की बात से उन्हें लगा कि बैंकों का सोशल ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ अमीरों को लोन देंगे। उन्हें ये सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम लगा। एक बड़ा पॉलिटिकल बैटलग्राउंड तैयार हो गया था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी सारी सिफारिशों और इतने विरोध के बीच इनमें से कौन सी बड़ी बातें थीं जिन्हें सरकार ने माना और लागू किया, और उनका हम पर आज क्या असर है? कई बड़े कदम उठाए गए जो आज हमारे बैंकिंग सिस्टम की सच्चाई है। सबसे बड़ा था 1993 में नए प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए दरवाजे खोलना। और इसी के बाद HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे बैंक आए, है ना? हाँ, जिन्होंने कंपटीशन और सर्विस क्वालिटी का लेवल ही बदल दिया। दूसरा, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल के प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू किए गए।
ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। मतलब क्या बैंक पहले अपनी इनकम और एसेट्स को ठीक से नहीं दिखाते थे? बिल्कुल। पहले सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल था। अगर किसी लोन पर ब्याज नहीं भी आया तो भी बैंक उसे अपनी इनकम में दिखा देते थे। नए नॉर्म्स ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय किए क्या क्राइटेरिया थे वो? कि अगर 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो उसे एनपीए मानो और उसके लिए अपनी प्रॉफिट से प्रोविजनिंग करो, यानी लॉस के लिए पैसा अलग रखो। इससे बैंकों की असली फाइनेंशियल हेल्थ सामने आने लगी। साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स यानी CAR की शुरुआत हुई। मतलब बैंकों को अपने रिस्क के हिसाब से एक मिनिमम कैपिटल रखना होगा ताकि वो लॉस एब्जॉर्ब कर सके और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे। और इन सब पे नजर रखने के लिए? इन सब पर नजर रखने के लिए 1994 में बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया गया। तो नरसिम्हम कमेटी ने वाकई एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने भारत के बैंकिंग सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये उस सिस्टम के लिए एक जरूरी शॉक थेरेपी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।